Hello students, good morning everyone. Today we will discuss on the topic power sharing. पावर शेयरिंग, आपको इसके जो ये नेम है यही क्या है, इसके मीनिंग को क्या कर रहा है आपको बता रहा है. पावर शेयरिंग मीन्स डिवाइडेड पावर, डिवाइडेड ऑफ पावर. इनके जो पावर है उसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है. जैसे आपने जो 9th क्लास थी आपकी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, उसमें आपने एक चैप्टर पढ़ा था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. तो ये क्या है, उसी में पढ़ने के बाद अब आता है हमारा पावर शेयरिंग. ठीक है, बेस तो इसका वही चैप्टर है. अब क्या है हमारा पावर शेयरिंग. इसका मीनिंग क्या होता है हमारा पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग क्या होती है, हमारा जो भी हमारे पास पावर है, एक यानी कि जो हमारी डेमोक्रेसी है उसको अच्छे ढंग से चलाने के लिए क्या करना होता है, हमें पावर को शेयर करना होता है. ठीक है, यानी कि पावर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देना. ओके, तो चलिए देखते हैं हम what we are going to study in this chapter. What we are going to study in this chapter. ये जो पावर शेयरिंग का है हमारा, ये हम क्या है एक दो स्टोरीज के थ्रू हम समझेंगे कि किस प्रकार हम पावर को शेयर करते हैं. तो देखिए what we are going to study in this chapter. क्या क्या स्टडी करेंगे भाई हम इसमें, बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में, मेजोरिज्म्स इन श्रीलंका, अकोमोडेशंस इन बेल्जियम एंड व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल एंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. चलिए हम एक स्टोरी लेते हैं. किसकी, हमारे पास हम दो देशों की स्टोरी लेंगे, एक बेल्जियम की और एक लेंगे हम श्रीलंका की. देखते हैं बेल्जियम के बारे में. ये बेल्जियम है, ठीक है, सपोज कीजिए बेल्जियम है. ये क्या है, ये है इसका प्रांत फ्लेमिश रीजन, फ्लेमिश रीजन. और ये है यहाँ पे इसका वोलोनिया रीजन, वोलोनिया रीजन. और यहाँ पर क्या है, इसकी कैपिटल है ब्रूसले. ठीक है, जो फ्लेमिश रीजन है इसमें क्या है 59% रहती है पॉपुलेशन, और क्या है, क्या बोलते हैं, डच लैंग्वेज. ये जो वोलोनिया रीजन है यहाँ पर क्या है, हमारी 40% रहती है जनता, पॉपुलेशन, और क्या बोलते हैं ये लोग फ्रेंच बोलते हैं. ठीक है भाई, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं ये लोग. और जो इसकी कैपिटल है, बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रूसली, इसमें क्या है हमारे 80% लोग तो क्या बोलते हैं फ्रेंच, एंड रेस्ट 20% क्या बोलते हैं डच. और जो यहाँ पर 1% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज. ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं बेल्जियम के बारे में कुछ पढ़ते हैं हम. बेल्जियम क्या है, एक स्मॉल कंट्री है यूरोप की, एक छोटी सी कंट्री है यूरोप की. बेल्जियम शेयर इज बाउंड्रीज, अपनी बाउंड्रीज किस किस के साथ शेयर करता है, ये फ्रांस के साथ, नीदरलैंड के साथ, जर्मनी के साथ, एंड लुक्सेमबर्ग के साथ. एंड एरिया ऑफ बेल्जियम इज, जो इसका एरिया है बेल्जियम का, ये इतना छोटा देश है कि जो हमारे इंडिया का हरियाणा के बराबर है. ठीक है, एरिया ऑफ बेल्जियम इज इक्वल टू हरियाणा. और जो इसकी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कितनी है इसकी 1 करोड़. ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर क्या मुद्दा चल रहा था. यहाँ पर हमने बताया एक मैप के थ्रू, जिसमें क्या थी 59% जो फ्लेमिश रीजन था उसमें 59% जनता क्या बोलती थी, डच भाषा बोलती थी. और जो 40% जनता थी वो हमारी क्या बोलती थी, फ्रेंच भाषा बोलती थी. ठीक है, बाकी 1% में क्या थी, जर्मन. और जो इसकी कैपिटल थी उसमें 80% लोग तो फ्रेंच बोलने वाले थे, एंड 20% क्या थे, डच बोलने वाले थे. अब यहाँ पर क्या मुद्दा सामने आया, यहाँ पर मुद्दा आया जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी और जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी,
फ्रेंच स्पीकिंग, दो कम्युनिटी थी यहाँ पे, एंड डच। डच स्पीकिंग, इन दोनों के बीच में क्या थी भाई, टेंशन क्रिएट हो गई। टेंशन किस लिए क्रिएट हुई, इसके भी टू रीजन थे, ठीक है। टू रीजंस के कारण इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में क्या हो गया, टेंशन क्रिएट हो गई आपस में। तो क्या था, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जो क्या थी भाई, इस टेंशन के क्या कारण थे, फर्स्ट कारण तो क्या था, जो फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन थे, कम्युनिटी थी, वो काफ़ी रिच थी, ठीक है। वैसे ये माइनॉरिटी में थे, कम थे संख्या में, डच व्यक्ति ज़्यादा थे, लेकिन फ्रेंच व्यक्ति कम होते हुए भी क्या थे, ये काफ़ी रिच थे एंड पावरफुल थे। एंड जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो क्या थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मच was resistance by the Dutch speaking community who got the benefit of economical development and education much later। अब इनके पास क्या था, जो डच कम्युनिटी थी, ये लोग क्या थे, मेजॉरिटी में थे, बट क्या थे, ये लोग गरीब थे, इनके पास क्या था, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इनके पास नहीं थी, इनके यहाँ पर जो एजुकेशन है, एजुकेशन से रिलेटेड भी इनके पास अच्छी फैसिलिटीज नहीं थी। तो अब टेंशन कब क्रिएट होती है, जब एक कम्युनिटी को ज़्यादा प्रॉफिट होता है, दूसरी कम्युनिटी को प्रॉफिट कम होता है, तो उस सिचुएशन में हमारी टेंशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर तो 1950 से लेकर 1960 तक इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच क्या हो गया, आपस में टेंशन क्रिएट हो गई। तो जो हमारी, और सबसे ज़्यादा टेंशन तो क्या थी, जो बेल्जियम की जो कैपिटल थी उसमें और भी ज़्यादा जो स्थिति थी वो और भी ज़्यादा गंभीर थी। तो वहाँ पर यहाँ की सरकार ने क्या किया भाई, अकोमोडेशन इन बेल्जियम, अकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम की सरकार ने क्या किया भाई, अपनी सिचुएशन को संभाला, अपने देश की सिचुएशन को, और 1970 से 1973, ठीक है। तो 1970 से 1993 तक उन्होंने क्या था, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें उन्होंने 4 टाइम्स क्या किए, चेंजेस किए। चेंज इन बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंज किए उन्होंने, जो नंबर ऑफ डच और फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन थे शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो डच लोग हैं और जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं दोनों की क्या होंगे, इक्वल मेंबर होंगे। दूसरा क्या लिया भाई, फर्स्ट तो क्या चेंज किया कि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है और जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल मेंबर्स होंगे, किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल मिनिस्टर्स होंगे। अगर कोई स्पेशल लॉ पास करना है तो क्या है, किसी एक कम्युनिटी के ऊपर नहीं बल्कि दोनों के दोनों कम्युनिटीज़ की बराबर सहमति होगी तभी कोई नया लॉ पास किया जाएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या है, कुछ पावर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट को दे दी, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाती थी, जिससे क्या है, स्टेट इंडिपेंडेंटली अपने क्या है, अपने जो भी उसको लॉ पास करने हैं वो कर सके, जो भी डिसीजन लेने हैं वो ले सके। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, एक कम्युनिटी सिस्टम भी बनाया, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई, ठीक है। और तीनों ग्रुप में क्या था, जो इसके बाकी 3 ग्रुप थे जैसे फ्रेंच, डच और जर्मन ने अपने अपने कम्युनिटी के लोगों के लिए क्या किया, कल्चरली, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड जितने भी मुद्दे थे उनके ऊपर काम किया। तो भाई जो हमारी बेल्जियम गवर्नमेंट थी, उस टाइम पे बेल्जियम गवर्नमेंट ने क्या क्या किया भाई, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और थर्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये सारी चीज़ें बनाने के बाद तो वहाँ की जो जनता थी क्या हो गया, ये जो मॉडल था काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन फिर भी क्या है, यहाँ की सरकार ने इसके ऊपर काम किया, जिससे क्या हुआ, बेल्जियम की जो कैपिटल थी ब्रुसेल, उसमें क्या हुआ, हेडक्वार्टर बेल्जियम की जो कैपिटल थी उसमें भी शांति हुई, और जो देश है, देश के अंदर भी क्या है, शांति का माहौल पैदा हो गया, और लोग क्या है, अपने आप क्या है, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने लगे, क्योंकि वहाँ पर क्या था, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया, किसी एक चीज़ को, एक कम्युनिटी को क्या है ज़्यादा वो नहीं दिया गया, सभी को क्या है इक्वल माना गया। तो उसके बाद क्या हुआ, जो बेल्जियम की कैपिटल थी ब्रुसेल, उसको क्या किया गया,
जो हमारा हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन, ब्रुसेल वाज चूज फॉर हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन, यानी कि यहाँ की गवर्नमेंट की जो व्यवस्था को देखकर, गवर्नमेंट सिस्टम को देखकर, जो बेल्जियम की जो कैपिटल थी ब्रुसेल, ब्रुसेल को क्या किया गया, जो यूरोपियन यूनियन है उसका हेडक्वार्टर उसको चुना गया। तो इस प्रकार क्या है, जो बेल्जियम थी, बेल्जियम में क्या हुआ, हैप्पी एंडिंग हुई, सभी लोग क्या है एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने लगे। और उस हैप्पी एंडिंग का क्या कारण था, पावर शेयरिंग, क्योंकि क्या है पावर सब लोग एक व्यक्ति के पास न रहकर पावर को उसने किस किस में डिवाइड कर दिया, सेंटर में, स्टेट में एंड कम्युनिटी लेवल पर। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं हम श्रीलंका की। दूसरी कंट्री आई हमारी श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका क्या है भाई, एक आइलैंड नेशन है ऑन द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो साउथर्न कोस्ट पर क्या है, एक ये आइलैंड है। ठीक है, आइलैंड नेशन है। जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो अबाउट क्या है, 2 करोड़ के नज़दीक है। और ये भी इंडिया का जो एक स्टेट है हरियाणा उसी के इक्वल है, इसका एरिया भी कितना है, हरियाणा के एरिया जितना ही है। ठीक है, यहाँ पर क्या थी, श्रीलंका में भी क्या थी, जो एथनिक कंपोजिशन थी उसमें भी क्या थे भाई, 74% व्यक्ति थे, जो 74% थे सिन्हाला स्पीकर्स, और 18% थे तमिल स्पीकर, 18% थे तमिल स्पीकर, एंड बाकी जो 7% थे वो क्या थे भाई, हमारे क्रिश्चियंस थे, जिसमें क्या थे, जो तमिल भी थे और सिन्हालास भी बोलते थे। ठीक है, और तमिल में भी 2 टाइप के थे, एक तो थे जो हमारे श्रीलंकाई तमिल एंड इंडियन तमिल। इंडियन तमिल जो उस टाइम पे हमारे क्या थे, टी की खेती के लिए यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे और वहीं पर रहने लग गए थे। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भी सेम वैसी ही सिचुएशन थी, बेल्जियम की तरह ही कम्युनिटीज़ के बीच में आपस में क्या थी, टेंशन चल रही थी। ठीक है, ये कम्युनिटी के यहाँ पर क्या था, जो यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया, जो 70% मेजोरिटी थी उसका फेवर किया, तो जो ये तमिल लोग थे ये क्या हो गए, ये मेजोरिटी में नहीं थे। ठीक है, तो मेजोरिटी में जो सिन्हाला स्पीकर्स थे उनके फेवर में गवर्नमेंट हो गई, और जो भी पॉलिसीज बनती, जो भी लॉ पास होते, वो किन के फेवर में जाते, सिन्हाला स्पीकर्स के या सिन्हाला कम्युनिटी के फेवर में जाते। इससे क्या हुआ कि 1956 में एक एक्ट पास हुआ, जो क्या था हमारा सिन्हाला ऑफिशियल। 1956 में एक एक्ट पास किया श्रीलंका गवर्नमेंट ने, जिसमें क्या था, जो सिन्हाला स्पीकर्स कम्युनिटी थे, सिन्हाला स्पीकर्स को क्या बना दिया गया, सिन्हाला को वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। ठीक है, और गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसीज बनाई वो सारी की सारी क्या थी, जो सिन्हाला कम्युनिटी थी उसके फेवर में थी। ठीक है, और यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या है, जो बुद्धिज्म है उसको बढ़ावा दिया। तो इससे जो बाकी के जो माइनर लोग थे, 18% जो तमिल थे, वो क्या है, उनके हिस्से में क्या था, कुछ भी नहीं था, ना तो उनको एजुकेशनल डेवलपमेंट मिल रही थी, ना ही उनका कल्चर सेफ था। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या सोचा कि मान लीजिए जब भी क्या है, कोई भी वहाँ पर जॉब निकलती तो एक कैंडिडेट होता सिन्हाला का या एक तमिल का, तो वहाँ पर प्रेफरेंस किसको दी जाती थी, सिन्हाला के कैंडिडेट को क्या दी जाती थी, वहाँ पर प्रेफरेंस दी जाती थी। और यहाँ पर क्या था, जो हमारा बुद्धिज्म को ज़्यादा दिया गया बढ़ावा, तो वहाँ पर जो क्या है, जो धर्म है उसके ऊपर भी क्या हुआ, भेदभाव होने लगा, लोगों के साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन बढ़ने लगा। जो सिन्हालास थी उन्हीं की लैंग्वेज को, उन्हीं के कल्चर को और उन्हीं के रिलीजियन को क्या है, बढ़ावा दिया गया। और जो तमिल कम्युनिटी थी उनके पास तो क्या थे, उनके फंडामेंटल राइट तक उनके पास नहीं थे। तो क्या किया फिर, तमिल्स ने क्या है, अपनी एक अलग पार्टी बनाई और उन्होंने क्या बोला गया कि हमारी लैंग्वेज को भी क्या है, आप ऑफिशियली लैंग्वेज घोषित करें। लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इसके लिए मना कर दिया।
फिर तमिल्स ने बोला कि अगर आप हमें कोई भी फंडामेंटल राइट्स नहीं देना चाहते हो तो एटलीस्ट हमारी क्या है एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दीजिए, और क्या है हमें जो हमारा श्रीलंका है उसको साउथ और ईस्ट 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। लेकिन फिर भी क्या है वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया, इस फैसले पर वो बिल्कुल भी क्या है राजी नहीं हुई। तो जो दोनों की दोनों कम्युनिटीज़ थी, सिन्हाला और तमिल, दोनों के बीच में क्या हो गया, टेंशन बढ़ गई। तो क्या है श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर्स की सिचुएशन पैदा हो गई। सिविल वॉर की क्या है सिचुएशन पैदा हुई, जिससे क्या है हजारों लोग बेघर हो गए और बहुत सारे व्यक्ति क्या है मारे गए, और बहुत सारे व्यक्ति क्या है श्रीलंका को छोड़कर दूसरे देशों में सेटल होने लगे। इससे क्या है जो श्रीलंका है उसको बहुत सारा क्या है इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल लॉस हुआ। और इस तरह से जो श्रीलंका ने क्या है एक अच्छे से सिस्टम नहीं चलाया, जिसके कारण श्रीलंका देश क्या है तहस नहस हो गया और वहाँ पर उसको बहुत सारे लॉसेस का सामना करना पड़ा। इस प्रकार क्या है श्रीलंका की क्या है एक बैड एंडिंग हुई। उसके बाद ऐसा क्या कारण था, हमने यहाँ पर 2 देशों की क्या है स्टोरी पढ़ी। एक तो थी बेल्जियम की, हमने यहाँ पर 2 देश लिए, एक था बेल्जियम और दूसरा था श्रीलंका। ठीक है, बेल्जियम में क्या थे, लोग हंसी खुशी रह रहे थे, और यहाँ पर श्रीलंका में कैसा माहौल था, टेंशन का माहौल था। तो यहाँ पर इन दोनों की सिचुएशन का क्या कारण था, ऐसा क्या कारण था कि एक देश खुश है और दूसरे देश में क्या है सिविल वॉर जैसी क्या है सिचुएशन पैदा हो गई है। तो इसका मेन कारण था पावर शेयरिंग। ठीक है, बेल्जियम ने अपनी पावर क्या है शेयर कर दी और श्रीलंका ने क्या है पावर शेयर नहीं की, और पावर को क्या है एक ही कम्युनिटी के हाथ में रखा, जिससे क्या है वहाँ पर लोगों में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन पैदा हो गई। और बेल्जियम ने पावर शेयर की और पावर को क्या है 4 भागों में इसको डिवाइड कर दिया, जिससे वहाँ पर 3 यानी कि सेंट्रल, दूसरी क्या थी स्टेट एंड थर्ड ही कम्युनिटी। इस लेवल पर उसने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, जिससे वहाँ के लोग क्या है सबको इक्वल राइट मिला और वहाँ के लोग क्या है अच्छे खुशी से रहने लगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या है क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। ठीक है, क्या क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, कि हमें पावर शेयरिंग की क्यों आवश्यकता है। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। ठीक है, कि हमें यहाँ पर पावर शेयरिंग की क्यों आवश्यकता है। इसके क्या है 2 रीजन हो सकते हैं भाई। फर्स्ट रीजन है हमारा प्रूडेंशियल रीजन एंड सेकंड है हमारा मोरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन एंड सेकंड वन इज मोरल रीजन। जो प्रूडेंशियल रीजन है वो क्या बोलता है, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल। ठीक है, क्या बोलता है प्रूडेंशियल रीजन, हमारा ये बताता है कि पावर शेयरिंग क्या है अच्छी है, क्योंकि ये किस में हेल्प करती है कि जो हमारा समाज है उसके अंदर जो कम्युनिटी है उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको क्या करती हैं ये ख़त्म करती हैं। ठीक है, और मोरल रीज़न क्या बोलता है, मोरल रीज़न ये बोलता है कि पावर शेयरिंग इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, मोरल रीज़न ये बताता है कि जो हमारी पावर शेयरिंग है वो हमारी डेमोक्रेसी की क्या है एक आत्मा है, क्योंकि जब पावर शेयरिंग होगी तभी लोग आराम से क्या है डेमोक्रेसी से लोकतंत्र से जी पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा, यहाँ तक हमने पढ़ा बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी और मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका में जिसकी मेजोरिटी सिंधा, उसके बाद अकोमोडेशन इन बेल्जियम एंड वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अब यहाँ पर आता है हमारा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग की क्या क्या फॉर्म्स होती हैं, देखिए उसके बारे में देखते हैं हम। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग क्या है हमारी 2 और 3 टाइप से डिवाइड की जाती है, जिसमें हमारी हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग, पॉलिटिकल पार्टीज पावर शेयरिंग एंड डिफरेंट सोशल ग्रुप पावर शेयरिंग। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम हॉरिजॉन्टल लेवल पर।
हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल लेवल पर इसमें क्या क्या आ गया हमारा, लेजिस्लेचर, सेकंड आ गया हमारा एग्जीक्यूटिव, एंड थर्ड वन इज जुडिशरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गन्स हैं जो प्लेस्ड एट द सेम लेवल ऑफ एक्सरसाइज डिफरेंट पावर, जो क्या है सेम लेवल पर इनको क्या है अलग अलग पावर्स दी गई हैं, लेकिन क्या है इनका लेवल एक बराबर है। ठीक है, कोई भी किसी के काम में क्या है इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई भी किसी के ऊपर अपनी पावर नहीं दिखा सकता। इट इंश्योर दैट नो ऑर्गन्स कैन अल्टीमेट पावर, और ये क्या करते हैं एक दूसरे की पावर चेक करते रहते हैं कि कहीं कोई डिपार्टमेंट ज़्यादा पावर तो यूज़ नहीं कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो सिस्टम लागू होता है उसको क्या बोलते हैं हम, चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस सिस्टम। चेक एंड बैलेंस सिस्टम क्या बताया गया है कि हॉरिजॉन्टल लेवल पर जो डिफरेंट हमारी पावर्स हैं, डिफरेंट लेवल, हमारे एक ही लेवल पर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं उनके बीच पावर्स को ये देखा जाता है, एक दूसरे के ऊपर निगरानी रखी जाती है कि कोई एक दूसरे से ज़्यादा पावर तो इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई अनलिमिटेड पावर का यूज़ तो नहीं कर रहा है, और सभी में क्या है बैलेंस है या नहीं है। तो इस चीज़ को चेक एंड बैलेंस सिस्टम बोला गया है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो था हमारा हॉरिजॉन्टल, उसके बाद आता है हमारा वर्टिकल। वर्टिकल में क्या आ गई हमारी, सबसे पहले आती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो पावर शेयर करती है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, यहाँ पर पावर शेयर करती है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के बाद क्या आता है हमारा, लोकल गवर्नमेंट शेयर करना। तो हमारे इंडिया में क्या है, यही सिस्टम फॉलो किया जाता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, इसको क्या है, इसको फेडरल गवर्नमेंट भी बोला जाता है। ये जो सिस्टम होता है इसको क्या बोल सकते हैं हम, फेडरल सिस्टम या फेडरल गवर्नमेंट। और जो हमारी हॉरिजॉन्टली जो पावर शेयरिंग थी वहां पर क्या बोला गया था, चेक एंड बैलेंस सिस्टम, और यहाँ पर क्या है हमारी फेडरल सिस्टम या फेडरल गवर्नमेंट। ओके, उसके बाद आते हैं हमारे डिफरेंट सोशल ग्रुप, जिसमें क्या करते हुए पावर शेयरिंग को डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, जो क्या है हमारी जो हमारे रिलीजियन से रिलेटेड हो सकते हैं या हमारी लैंग्वेज ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल था कम्युनिटी गवर्नमेंट, बेल्जियम में जो कम्युनिटी गवर्नमेंट था वो किसका एग्जाम्पल था, सोशल ग्रुप का। और इंडिया में भी क्या है, इंडिया के अंदर जो हमारी रिवाइज्ड जो हमारी रिजर्व्ड कैटेगरी हैं, कोई जैसे वुमेन या वीकर सेक्शन, एससी एसटी ओबीसी, ये सारे किसके अंदर आते हैं, सोशल ग्रुप के ऊपर। ठीक है, सोशल ग्रुप। उसके बाद आती है हमारी पॉलिटिकल्स पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप। जो पॉलिटिकल्स पार्टी हैं ये इनके अंदर भी क्या है पावर को शेयर किया जाता है, ताकि क्या जो दूसरे वाली पार्टी है अपने ही लॉ और अपने ही जो भी पॉलिसीज हैं उनको लागू ना कर पाए। ठीक है, तो ये क्या है, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उसके ऊपर क्या कर सकती है, प्रेशर डाल सकती है। तो इसमें क्या है, हमारे जो डिसीजन है, जो डिसीजन अगेंस्ट में जाता है कोई भी डिसीजन, तो ये जो पार्टीज होती क्या करती हैं, प्रोटेस्ट करती है, उसको रोकती है। तो इसीलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो भी प्रेशर ग्रुप है उनके अंदर भी क्या है, पावर्स को शेयर किया गया है। तो इसमें एग्जाम्पल हो सकता है हमारा जैसे ट्रेड यूनियन हो गए, स्टूडेंट यूनियंस हो गए, या बिजनेस यूनियंस आ जाते हैं हमारे। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा, पावर शेयरिंग। ठीक है, पावर शेयरिंग, जहाँ पर इसका मीनिंग क्या था, हमने क्या पढ़ा था,
डिवीज़न ऑफ पावर्स कि किस प्रकार हम पावर्स को डिवाइड करते हैं और अपने सिस्टम को एक अच्छे तरीके से चलाते हैं। जो हमने पावर शेयरिंग है यहाँ पर पढ़ा किसके थ्रू, जो हमने 2 कंट्रीज़ ली थी, बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम ने क्या है पावर शेयरिंग का अच्छे से इस्तेमाल किया, तो वहाँ पर क्या है लोग हंसी खुशी रह रहे हैं। और श्रीलंका ने क्या है सिर्फ एक ग्रुप को ही मेजोरिटी दी, जिससे वहाँ पर क्या है वहाँ का सिस्टम ही क्या हो गया, खराब हो गया और देश के अंदर क्या है सिविल वॉर की स्थिति पैदा हो गई। तो इसीलिए क्या है हमें पावर शेयरिंग बहुत, यहाँ पर क्या है पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, क्योंकि अगर हमें अपने देश में शांति रखनी है तो हमें पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसी के साथ ये टॉपिक हमारा ओवर होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।